नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मिले। राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि ऋषिकेश हरिद्वार में बिजली लाइनें हो, भूमिगत जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फंड मिले, कुमाऊं अपर यमुना क्षेत्र में परियोजनाएं हो, 4000 करोड़ रुपए का दिया जाए फंड। पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए अनुरोध, 3800 करोड़ की वाइबिलिटी गैप फंडिंग हो। तो आज की ये मुलाकात बेहद अहम। उत्तराखंड के देहरादून और पहाड़ी जिलों में भारी बारिश हुई है। केदारनाथ में सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित हो गया, जिससे यात्रा रोक दी गई। मौसम विभाग ने 16 और 17 जून को रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी और नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है, और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। एक दो डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। साथ में वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है स्टेटस वार्निंग का, और उसमें जो हैवी रेन है उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल के लिए वो रखा गया है। बाकी जगह हल्की से मध्यम बारिश होंगी, और इसके साथ साथ जो इंटेंस स्पेल है इक्का दुक्का वो जो है बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी हिल्स में खासकर जो है। तो इंटेंस स्पेल में यही है, जैसे मैंने बोला है कि इंटेंस है या वेरी इंटेंस स्पेल है, तो उसमें 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो बारिश की एक्टिविटी वैसी मिल सकती है कि विद इन आवर जो ऐसी एक्टिविटी मिले। तो पहाड़ों में इससे कहीं ना कहीं गाड़गदरे में एकदम उफान पे आ जाना। वहीं केदारनाथ के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोग मारे गए। राजस्व उप निरीक्षक की शिकायत पर आर्यन एविएशन के बेस मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशल पाठक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया। एनडीआर की टीम पहुंच चुकी। इसमें राजस्व उप निरीक्षक के तहरीर के आधार पर थाना सोनप्रयाग में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 तथा वायुयान अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत हमने एक मुकदमा आर्यन कंपनी के 2 अधिकारी जो उसके लिए इनके ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किए इन धाराओं में। और अग्रिम कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया जा रहा है। चूँकि ये मामला एविएशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके लिए, तो इसमें एक्सपर्ट की मदद भी ली जाएगी, और एक्सपर्ट के आधार पे और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो फैक्ट्स 2022 की घटना में भी सम्मिलित हुए थे, या जो भी उस टाइम पे डीजीसीए की रिपोर्टिंग रही होगी, उसको भी विवेचना अधिकारी द्वारा सम्मिलित भी किया जाएगा और उसको भी स्टडी किया जाएगा। केदार वैली में रविवार को हुई हेली दुर्घटना में वेदर फोरकास्ट की पूरी तरह अनदेखी की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था, और अलर्ट के अकॉर्डिंग ही सुबह से वेदर एक्टिविटी नजर आने लगी थी। केदार वैली में भी सुबह से क्लाउड बनने लगे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि दुर्घटना का असली कारण क्या था ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी, और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे क्लाउडिंग। बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो चीज़ें रही हैं वहाँ पे विजिबिलिटी की वजह से, या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो। तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज़ पता लगेगी किस वजह से ये चीज़ हो पाई है या हुई है, तो वो चीज़ रहेगी। बाकी ये कि जो वहाँ पे एक अरेंजमेंट जो प्रॉपर है उसमें हो, तो उसके लिए देखना चाहिए। जंगल चट्टी के पास भारी बारिश से बाधित हुआ सोनप्रयाग केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब पूरी तरह बहाल कर दिया गया है। 15 जून को बारिश के चलते मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता आंशिक रूप से बंद हो गया था, लेकिन अब यात्रा सामान्य रूप से चल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
तो केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। जंगल चट्टी के पास मलबा हटाया गया है और यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। अब यात्रा सामान्य रूप से जारी है। बड़ी संख्या में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसम लगातार गड़बड़ हो रहा है, इसलिए लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप भी सावधानी बरतते हुए ही अपनी यात्रा को पूरा करें। तो देखिए, उत्तराखंड में मानसून के दौरान बारिश और भूस्खलन ने संभावित आपदा की झलक दिखा दी है। कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हुए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 15 जून को उफनाए गधेरे की चपेट में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। बारिश से संभावित खतरे को देखते हुए धामी सरकार एक्शन मोड में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के लिहाज से संवेदनशील सभी स्थानों में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आपात स्थितियों के लिए दोनों मंडलों में हेलीकॉप्टर तैनात करने को कहा गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण मुसीबत बढ़ रही है। भूस्खलन से स्थिति और विकराल हो रही है। 15 जून को बारिश के कारण केदारनाथ में जंगल चट्टी के पास गधेरे में उफान से केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिससे कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा राज्य में 3 अन्य जगहों पर भी बारिश के कारण भूस्खलन से मार्ग बंद हैं। बंद मार्गों में 2 पिथौरागढ़ और 1 मार्ग चमोली जिले में है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक इनमें 1 लोक निर्माण विभाग और 2 PMGSY की सड़कें हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा के लिहाज से संवेदनशील सभी स्थानों में पर्याप्त संख्या में SDRF और NDRF की टुकड़ियां तैनात करने को कहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से रेस्क्यू का काम किया जा सके। अलर्ट मोड में रहे पूरी सरकारी मशीनरी। आपात स्थितियों के लिए दोनों मंडलों में तैनात हों हेलीकॉप्टर। राशन, आपातकालीन वस्तुओं का रखा जाए पूरा स्टॉक। संवेदनशील स्थानों में SDRF, NDRF की टुकड़ियां हों तैनात। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त बाढ़ चौकियां स्थापित की जाएं। जीर्ण शीर्ण स्कूलों के भवनों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग हो, डेटाबेस बनाया जाए। क्वारब में भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट का काम जल्दी पूरा किया जाए। सीएम धामी का कहना है कि सभी विभागों को आपदा के मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए टीम भावना और प्रभावी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही NDRF और SDRF के जवानों की मदद के लिए स्थानीय लोगों को भी आपदा राहत और बचाव कार्यों में शामिल करने और प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है, और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ़ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है, या कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अत्यधिक जल भराव हो सकता है, पहले से वहां चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है। तो उन सभी पर आज चर्चा हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल अधिक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और मानसून से पहले हुई बारिश ने इसकी झलक दिखला भी दी है, जिसे देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। देखना होगा कि सरकार की तैयारियां मानसून के दौरान कितनी प्रभावी साबित होती हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को सफल बताया और कहा कि देश के सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। पूरे देश के लोग जानते हैं और देश के 140 करोड़ लोग भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं 140 करोड़ लोगों को ही पता है कि किन किन समय में कैसे कैसे जो जो समस्याएं लोगों की थी,
उन सभी समस्याओं का समाधान किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। और गरीब से लेकर के किसानों तक सबकी चिंता करना नरेंद्र भाई मोदी जी के ये विकास योजनाओं से लोग आच्छादित हैं, लोग खुश हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे चाहे वो डेवलपमेंट के सेक्टर हैं और चाहे हमारे इंटरनेशनल हमारी ख्याति है, चाहे हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और ये 11 साल का ही परिणाम है कि जिसके कारण से भारत की छवि पूरे दुनिया के अंदर बहुत अलग निकल के आई है। और जो उससे पहले थी वो छवि भी देश के लोगों ने देखी और समझी है। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने महिला आयोग और बाल आयोग का घेराव किया। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महिला आयोग ने सख्त कदम नहीं उठाए। उन्होंने बेटी बचाओ अभियान शुरू करने और जागरूकता फैलाने का ऐलान किया। लगातार उत्तराखंड में महिलाओं के उत्पीड़न, दुराचार, बलात्कार की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। हिमालय राज्यों में सबसे नंबर 1 हिमालय राज्य उत्तराखंड बना है महिला अत्याचार और बलात्कार के मामले में। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बाल आयोग की महिला आयोग की हरिद्वार आई। उन्होंने प्रशासन से बात करी, यहाँ आई, सीएम से मुलाकात करी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो हरिद्वार में अनामिका शर्मा द्वारा पूर्व जो भाजपा की जिलाध्यक्ष थी, उनके द्वारा उनकी बेटी के साथ दुराचार और बलात्कार के मामला आया, 4 साल की बच्ची के साथ 4 साल की बच्ची की हत्या हरिद्वार में भी, वो किसी भी पीड़ित परिवार से नहीं मिली। बाल आयोग, महिला आयोग ये संवैधानिक पद है, सरकार के पद नहीं है। और उस पर अगर आप एक तरफा कार्रवाई करते हो, आप जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आप भाजपा के पपेट बन के जो काम कर रहे हो, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन था। महिला आयोग और बाल आयोग इसलिए बने गए कि जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो, उसमें वो कड़ी कार्रवाई करे। सबसे पहले तो महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेता है और इसमें मैंने खुद भी संज्ञान लिया था। वहाँ पे एसएसपी से मेरी खुद बात हुई थी और हमने कहा था कि जो अपराधी है उस बच्ची के साथ जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। और तुरंत जब आयोग ने कहा तो तीनों ही जो अपराधी हैं तीनों ही इस समय जेल के अंदर हैं और उनकी जांच भी चल रही है। तीनों ने जो भी कुकृत्य किया है उसका वो सज़ा भुगत रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। जहाँ तक मैं उत्तराखंड सरकार की बात करती हूँ, उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कि तुरंत उसमें जो भी किसी भी तरह की घटना हमारे सामने आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसे तुरंत संज्ञान लेके अपराधी को कहीं नहीं छोड़ते। और खबर विकासनगर से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने पंचायत चुनाव में लागू आरक्षण फार्मूले को गलत बताया। उन्होंने कहा 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ओबीसी की सीटें 11 से घटाकर 7, एसटी की सीटें 7 से घटाकर 6, एसटी की सीटें 8 से बढ़ाकर 13 कर दी गई हैं। नव प्रभात ने कहा आरक्षण के फॉर्मूले की गलत फिक्सिंग पर उन्हें आपत्ति है। इसे लेकर अंतिम सूची जारी होने के बाद वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। एक गंभीर व्यक्ति मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सरकार निगम के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों के अंग को आकर्षित करने का फैसला किया। जो चुनाव हमारे यहाँ हो रहा था ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों पे 2011 की जनगणना के 2 चुनाव हमारी पंचायतों में विकासनगर विकासखंड में हो चुके हैं। 2014 में एसटी के लिए 8 स्थान आरक्षित किए गए थे, एससी के लिए 7 स्थान आरक्षित किए गए और ओबीसी के 18 स्थान आरक्षित। अलीगढ़ से 35 सालों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश आर्य ने आज उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर औपचारिक रूप में शामिल किया। ओम प्रकाश आर्य जी पुलिस के सेवानिवृत्त उपाधीक्षक हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में डिप्टी एसपी के रूप में
35 वर्षों तक लंबी सेवा दी है और वो देहरादून के रहने वाले हैं, बहुत विद्वान हैं। 4 विषयों में तो स्नातकोत्तर है। वनस्पति विज्ञान में, अंग्रेजी में एमएड किया है उन्होंने, एमबीए किया है और पुलिस में अधिकारी रहे। आज वो सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष नाते उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया है। उन्होंने पार्टी को आश्वस्त किया है कि वो अपनी पूरा अनुभव, अपना पूरा निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। काशीपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में मंडल कार्यकारिणी सदस्य गठन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मनोज पाल और विधायक अरविंद पांडे ने पार्टी की नीतियों पर चर्चा की। मनोज पाल ने कहा कि बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी एक विचारधारा वाली पार्टी है और हम निरंतर काम करते हैं। बूथ से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक और राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी हमारी यहाँ संगठनात्मक इकाई गठित हुई है। आज उस संगठनात्मक इकाई का उत्साहवर्धन करने के लिए उनका स्वागत का कार्यक्रम था। मेरे यहाँ के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, यहाँ की जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे सब लोगों ने आग्रह किया कि आना है और अपने सारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है। उस नियमित आज दिनेशपुर जो मंडल इकाई है उसमें जो अपने नए पदाधिकारी बने हैं उन सबका आज स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम था। उनको सबको उत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनेशपुर जो मंडल है हमारे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, इसके नए पदाधिकारी बने। आज उन सभी नए पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जो कार्यकारिणी में शामिल हुए, उन सब लोगों का स्वागत अभिनंदन था और शुभकामना संदेश था कि आप इन्हीं छोटी इकाइयों पे, छोटे पदों पे बैठ के आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आत्मसात करते हुए आप आगे बढ़ें और कल चल के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और निश्चित ही आप अपने जो आपका व्यक्तित्व है उसके अनुसार आप आगे बढ़ें, भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बने और पार्टी को जिताने का काम करें, पार्टी को मजबूत करने का काम करें और आप यशस्वी बने। सभी को कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी गई। भारतीय किसान यूनियन यानी कि राकेश टिकैत का 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार के लाल कोठी में शुरू हुआ। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के 11 साल और उनके 11 सवाल हैं, जिनमें एमएसपी की गारंटी, बिजली प्राइवेटीकरण, बेरोजगारी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण, किसानों का पलायन आदि शामिल है, जिन पर चर्चा कर समाधान निकाले जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर हरिद्वार धरना देंगे। किस तरह कौन सी मांगे, किस तरह की मांगे रहेंगी? देखो, मांग तो हमारे 11 डिमांड अब की बात है। कुछ पहाड़ की डिमांड भी है, क्योंकि जिस भूमि पर आ रहे तो उसकी भी बात करनी चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का है, बिजली प्राइवेट होने जा रही वो है, भूमि अधिग्रहण कैसे ये कर रहे हैं साजिश के तहत, उसका बड़ा सवाल है, बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। तो ये सारे हमारे सवाल हैं। उनका है 11 साल बनाम 11 सवाल, ये इसका हमने एजेंडा दिया है। पहले भी आप बैठे थे मांगों को लेकर और अब भी बैठे हैं, पहले भी कितनी मांगे पूरी हुई है? देखो, मांग तो पूरी नहीं ज्यादा हो रही, लेकिन अपनी बात है कह रही सरकार तक हम। अगर नहीं मानेंगे तो वे तो और बहुत सख्ताई से काम करें। तो इस बार कौन सी मांगे होंगी आपकी, जिसको लेकर आप विचार किए? बिजली का इशू है बड़ा, बिजली प्राइवेट ना हो वो भी बड़ा इशू, पूरा देश का इशू है। भूमि अधिग्रहण का पूरा देश का इशू है, रोजगार का पूरे देश का इशू है, एमएसपी गारंटी कानून का देश का इशू है। एक बड़ी घटना अहमदाबाद में हुई, जिसको लेकर क्या कहें? दुखद घटना है कि 2 मिनट बाद ही पूरा प्लेन क्रैश हुआ और उसमें करीब 350 लोग, अगर वहाँ के लोग की भी गिनती करें और उससे भी करें तो बहुत लोग उसमें जान गए हैं। लेकिन है राकेश टिकैत का सपोर्ट से कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर पहले भी मांगे कम पूरी हुई थी, उस बार भी उनकी मांगों को धरना देंगे। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास कर इस यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये रोपवे तीर्थयात्रियों को 16 किलोमीटर के कठिन रास्ते से बचाएगा और हेलीकॉप्टर सेवा पर निर्भरता खत्म करेगा।
बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये राहत साबित होगी। यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। ये रोपवे जो है, केदारनाथ का रोपवे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे जो 2 रोपवे, एक हेमकुंड साहिब का रोपवे और केदारनाथ जी का रोपवे, ये किस प्रकार से आने वाले समय में यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो यात्रा केदारनाथ में जिस प्रकार से लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही सहज और बहुत ही सरल ढंग से रोपवे के माध्यम से यात्रा होगी, बहुत ही सस्ती यात्रा होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हेली हो या अन्य माध्यमों से लोग जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर जो है काफ़ी उनको महंगा जो पड़ता है, वो कम और सस्ते खर्चे में ये रोपवे उनको केदारनाथ जी के दर्शन कराएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह और प्रेम उत्तराखंड के अंदर है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में गंगोत्री, यमुनोत्री जी और अन्य जगह भी जिस प्रकार से रोपवे हों या किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए हम बेहतर सुविधा कर सके, इस पर केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार काम करेगी। आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए प्रशासन ने नेशनल और स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और अधिशासी अधिकारी कामल हसन के साथ पुलिस और पालिका कर्मचारियों ने गोवर्धनपुर रोड और रुड़की रोड से अवैध अतिक्रमण हटाया। कुछ अतिक्रमणकारियों के चालान भी काटे गए। टिहरी गढ़वाल के विकासखंड चंबा के गुलडी गांव में जीवन मिशन योजना के तहत सोलर पंपिंग पेयजल योजना शुरू की गई, जिससे लगभग 55 परिवारों को नियमित और स्वच्छ पानी मिल रहा है। उत्तराखंड पेयजल निगम ने 44 लाख रुपए की लागत से इस योजना को लागू किया। गांव के नीचे जल स्रोत से पानी को पंप कर ऊपर 30,000 किलो लीटर क्षमता वाले टैंक तक पहुंचाया जाता है। पेयजल योजना विकासखंड चंबा में बनाई गई है। तो लगभग 55 परिवार हैं उस ग्राम में, और यहाँ चूँकि ग्रेविटी का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए जो है सोलर पंपिंग योजना बनाई गई है। ग्राम से नीचे एक स्रोत है, वहाँ से पानी टेप करके और पंपिंग के माध्यम से गांव के ऊपर एक टैंक तक लाया गया है। फिर एक टैंक बना के और वहाँ से गांव में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो ये योजना बनी है और लगभग 1.5 साल पहले ये पूर्ण हो गई थी और सक्सेसफुली ये चल रही है। ग्राम पंचायत इसका संचालन एवं रखरखाव कर रही है। इससे पहले हमारे यहाँ जो मोस्टली पानी आता था, तो ये आता था चंबा पंपिंग का, जो लगभग 2 से 3 दिन में आता था पानी। और इसमें जो बिल आता है आपका, जैसे आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 1100 रुपये लगभग हर दूसरे तीसरे महीने में इसमें बिल आता था। तो उसके बाद जब यहाँ पे हमारी ये गुलडी सोलर पंपिंग योजना का निर्माण कार्य हुआ, उसके बाद अभी वर्तमान में यहाँ पे जो हमारे टैंक बने हुए हैं, मोस्टली जो हमारे स्टोरेज टैंक है वो यहाँ पे अभी है 40,000 लीटर का, और जो वाटर सप्लाई वाला है जिसकी इससे पंपिंग होती है वो 30,000 लीटर का वर्तमान में हमारा टैंक NH 94 पे बना हुआ है, जिससे पूरे गांव में इसको पानी हम लगभग प्रतिदिन प्रत्येक परिवार को इसमें से, जैसे हमारे माननीय मोदी जी की जो सोच थी कि प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन मिले, उसका लगभग अभी इसमें पूर्ण कार्य हो रहा है इसमें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।